आपने लॉगिन किया पीताम्बर एजुकेटर्स। मेरा नाम है अंकित और आज का जो वीडियो है वो हमारा बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड। बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर 1 के कुछ MCQs हैं, कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिन्हें हम समझने वाले हैं। और साथ ही साथ इस सीरीज़ में मैं बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट वाले वीडियोज़ भी अपलोड करूँगा और MCQs वाले वीडियोज़ भी अपलोड करूँगा अकाउंट्स एंड PST के। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारा है 1 एंड जो हमारा क्वेश्चन 1 है उसको अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन 1 में क्या बोला गया है कि गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इज, 4 ऑप्शन है आपके पास, मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, नन ऑफ दीज। सो इसका जो आंसर है, आंसर इसका है मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट इज द करेक्ट आंसर। वाई? बिकॉज मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन ये कहती है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो इसीलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो मैनेजमेंट होगा। देन आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर द मेन फंक्शन परफॉर्म्ड बाय डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो कौन सा लेवल है मैनेजमेंट का जो वेलफेयर एंड सर्वाइवल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए, उसकी भलाई के लिए और उसके सर्वाइवल के लिए, कि जिससे कि वो मार्केट में बनी रहे, उसके लिए कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो वर्क करता है या सोचता है। तो इसका जो आंसर है अगेन वो भी है ए, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज ये सारे के सारे डिसीजन रिलेटेड विद सर्वाइवल एंड वेलफेयर टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेता है। दैन क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इट इज रिलेटेड विद द प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इम्पॉर्टेंट फॉर कवरिंग कॉस्ट ऑफ बिजनेस। विच मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज डिस्कस्ड हेयर। तो यहाँ पे बात करी जा रही है प्रॉफिट की, कि जो प्रॉफिट है वो इम्पॉर्टेंट है कॉस्ट को कवर करने के लिए। हम सबको पता है कि विदाउट अगर आप कॉस्ट कवर नहीं करोगे तो ऑब्वियसली एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहाँ पे आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो जो प्रॉफिट कवरिंग है वो किस ऑब्जेक्टिव के अंडर आता है? क्या वो सोशल ऑब्जेक्टिव है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशनल है, क्या वो पर्सनल है, या फिर वो इंडिविजुअल है? सो इसका जो आंसर है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि आपको याद होगा, अगर आपने BST का चैप्टर पढ़ा अच्छे से तो आपको याद होगा कि जो ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल, ये 3 होते हैं और उसका ही पार्ट जो है वो प्रॉफिट है। यानी कि प्रॉफिट, ग्रोथ एंड सर्वाइवल, ये आपको पता होगा। सबसे पहले जो आता है वो आता है सर्वाइवल, देन फिर आता है आपका प्रॉफिट एंड लास्ट में आती है ग्रोथ। बिकॉज पहले तो सबसे पहले जब आप फर्म स्टार्ट करेंगे तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा कि मार्केट में फर्म बनी रहे, लोग उस फर्म को जाने। देन एक बार जब फर्म आपकी चलेगी, मार्केट में लोगों को पता भी होगा कि इस नाम की एक फर्म एग्जिस्ट करती है, तो वहाँ पे सर्वाइवल जो है वो काम नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद आपको प्रॉफिट के बारे में सोचना पड़ेगा सो दैट यू कैन कवर अप योर कॉस्ट। और एक बार जब कॉस्ट कवर कर ली, नॉर्मली प्रॉफिट होने लग गया, तो उसके बाद फिर आप ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज डिस्कस्ड हेयर। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होते हैं, यानी आपको पता चल जाता है कि कोई भी अगर एक्ट है तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा। सो ये जो फीचर है मैनेजमेंट की, ये मतलब ये जो स्टेटमेंट है कौन सी फीचर बताती है मैनेजमेंट की, जैसे कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, सिस्टमैटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, यूनिवर्सल वैलिडिटी, या फिर बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। तो अगर हम इसकी बात करें, यानी कि 4th वाला जो हमारा आंसर है वो होगा सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। बिकॉज जब सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होगी तभी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश हो पाएगी, क्योंकि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी आर्ट की फीचर है। यूनिवर्सल वैलिडिटी बेशक साइंस का है, बट अगेन जो स्टेटमेंट की बात हो रही थी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज से ही डिफाइन होगी या क्लियर होगी आप कह सकते हैं। देन 5th वन, आपका जो 5th क्वेश्चन है, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग कोऑपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट का वो कौन सा लेवल है जो रिस्पॉन्सिबल है कोऑपरेशन डेवलप करने के लिए डिपार्टमेंट्स में। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सो कौन सा जो लेवल है मैनेजमेंट का वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑपरेशन डेवलप करे। सो क्वेश्चन नंबर 5th का जो आंसर है वो है आपका सी, क्योंकि मिडिल लेवल जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग टू हैव कोऑर्डिनेशन अमंग्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू कोऑर्डिनेट बिटवीन डिफरेंट पीपल। देन 6th क्वेश्चन कहता है एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज लाइक स्कूल, क्रिचेज टू एम्प्लॉयज
विच मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज हाईलाइटेड। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, स्कूल्स भी दे रही है, ठीक है, और अगर एम्प्लॉयज़ वर्किंग है तो वो अपने जो बच्चे होते हैं उनको छोड़ के भी आ सकते हैं उस जगह पे, ताकि वो मीन वाइल रन दे आर एट वर्क तो उनकी देखभाल अच्छे से करी जाए। तो ये मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो है वो हाईलाइट हो रहा है? एनी गेसेस? सो इसमें जो ऑब्जेक्टिव होगा दैट इज द सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी यहाँ पे जो फुलफिल हो रहा है वो सोशल ऑब्जेक्टिव है। ओके, सो हम बात कर लेते हैं 7th क्वेश्चन की। इसमें द स्टाइल ऑफ सिंगिंग ऑफ खुशी एंड दुखी इज डिफरेंट विद ईच अदर, हाउएवर दे एक्वायर सेम नॉलेज ऑफ रागाज, यानी कि जो राग होते हैं उनकी सेम नॉलेज है। विच फीचर ऑफ आर्ट इज डिस्कस्ड हियर। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है, शायद मैंने टाइप नहीं किया होगा, यहाँ पे विच फीचर ऑफ आर्ट इज डिस्कस्ड हियर होना चाहिए कि कौन सी जो फीचर है आर्ट की वो यहाँ पे डिस्कस करी गई है। सो द थिंग इज़ दैट कि भाई आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट इज एन आर्ट में कि आर्ट के केस में क्या होता है, आप सेम नॉलेज एक्वायर करते हो बट जब आप उसे अप्लाई करते हो तो आपका अपना पर्सनलाइज्ड वे होता है, ठीक है। सो इसका जो आंसर होगा 7th वाले का दैट विल बी बी, यानी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की यहाँ पे बात हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर एक टीचर क्लास में पढ़ाता है तो क्या होता है, आपको पढ़ाया गया, आपको सेम चीज़ पढ़ाई गई, लेकिन जब आप आंसर्स लिखते हैं तो हर बच्चा डिफरेंटली लिखता है। तो दैट इज़ देयर वे, देयर आर्ट, देयर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की उस नॉलेज को कैसे वो अप्लाई कर रहे हैं और कैसे वो उसके थ्रू आंसर्स डिराइव कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट के केस में भी सेम चीज़ होती है कि सेम कॉलेज में सेम जगह आप पढ़ रहे हैं, सेम आप प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप आंसर्स लिखोगे या जब आप अप्लाई करोगे प्रैक्टिकली अपनी डेली लाइफ में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। In order to enter into profession, one has to acquire an educational degree by clearing a specified examination conducted by registered institutes. Which feature of profession is being revealed? यानी इस क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई अगर किसी प्रोफेशन में आपको एंटर करना है तो सबसे पहली चीज़ तो आपको एक एजुकेशनल डिग्री लेनी पड़ेगी, फिर आपको एक स्पेसिफिक एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा जो कि एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं। तो कौन सी फीचर मैनेजमेंट की यहाँ पर डिस्कस करी गई है या बताई गई है? सो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर है वो है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इसीलिए है बिकॉज आपने जब मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने चीज़ पढ़ी थी कि जो प्रोफेशन होता है उसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है थ्रू एग्जामिनेशन। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन वांट्स टू बी अ डॉक्टर तो उसको ऑब्वियसली मेडिकल का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करना पड़ेगा। अगर किसी को सीए बनना है तो उसको सीए के एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, किसी को कंपनी सेक्रेटरी बन रहा है तो उसको उस केस में सीएस के एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ेंगे। यानी हर चीज़ में कुछ ना कुछ जो भी प्रोफेशंस होंगे वहाँ पे फॉर श्योर एग्ज़ाम्स होते हैं, उन एग्ज़ाम्स को आपको क्लियर करना होता है तब जाकर आपको प्रोफेशनल डिग्री जो है वो मिलती है। इससे पहले इवन स्टार्टिंग में आपको जो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एक बार आप एंटर हो जाते हैं फिर एग्ज़ाम्स तो आप नॉर्मली क्लियर कर ही लेते हैं, लेकिन अगर आपको एंट्री ही ना मिले तो एग्ज़ाम्स कैसे आप देंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की यहाँ पे बात करी गई है। देन 9th क्वेश्चन, रितु इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग earthen cooler by using environmental friendly methods of production. विच मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज डिस्कस्ड हेयर। तो ये ऋतु जो है वो क्या कर रही है, कूलर्स बना रही है। अर्थ एंड कूलर्स का मतलब कि वो ये जो सॉइल होती है, जो मड होती है, उसको यूज़ करके वो कूलर्स बना रही है, ठीक है। तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है ये सारे मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सो ऑब्वियसली जो 9th है इसका जो आंसर होगा दैट विल बी द सोशल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्वियसली सोसाइटी से रिलेटेड बात हो रही है एंड यहाँ सोसाइटी को यानी एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए चीज़ें चल रही हैं। So it will be social objective. Then हम 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। The force that binds all the other functions of management is called. So obviously ये सभी को पता होगा आपको कि इसका जो आंसर है वो है कोऑर्डिनेशन, बिकॉज कोऑर्डिनेशन ही वो अनसीन फोर्स होता है जो सारे के सारे फंक्शंस को मैनेजमेंट के एक साथ बांध के रखता है। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दैट इज कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्शंस ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं। अभी ये इस सीरीज़ में और चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आना बाकी हैं। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। सो क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है। यहाँ पे बोला गया कि कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्शंस ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि सिंक्रोनाइज करने का मतलब होता है सबके साथ आप मैच करते हो, बैलेंस बनाते हो। तो कोऑर्डिनेशन में सिंक्रोनाइजेशन जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ट्रू।
यानी कि सही है। देन कोऑपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में लीड टू वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। अगर कोऑपरेशन है लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है तो जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होंगे, वेस्ट हो जाएंगे। क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो अगर हम बात करें इसकी स्टेटमेंट की तो ये है ट्रू, क्योंकि अगर आप के ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कोऑपरेशन है, आप कोऑपरेट करना चाह रहे हो लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज आपके वेस्ट होंगे। देन 13th क्वेश्चन, मैनेजमेंट डज नॉट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि मैनेजमेंट किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प नहीं करता? सो अगर कभी ऐसा आपके सामने आएगा तो अगेन दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि आपको याद होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वहाँ पर भी ये चीज़ बात रखी गई कि वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। आपने टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स पढ़े होंगे जिसमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव था, सोशल था, ऑर्गेनाइजेशनल था। इवन आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, एक प्रिंसिपल था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। वहाँ पर भी एक चीज़ बोली गई थी कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे मे बी वर्किंग फॉर देयर ओन, आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव्स, बट अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो मैनेजर होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि ये इंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव ही हो, साथ ही साथ जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी जो है एम्प्लॉयज़ के अचीव हो सके, यानी उनको इतनी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। दैन क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, दैट इज़ एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मैक्सिमम कॉस्ट। सो ऑब्वियसली ये फॉल्स होगा, क्योंकि एफिशिएंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी भी टास्क को करेक्टली कर लें लेकिन मैक्सिमम कॉस्ट में करें, क्योंकि इसमें जो कॉस्ट होती है, बिजनेस में कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो ऑब्वियसली अगर ये मिनिमम कॉस्ट होगा तो ट्रू होगा, लेकिन अगर मैक्सिमम कॉस्ट लिखा है तो ये गलत है। यानी ज़्यादा पैसे खर्च करके अगर आप किसी काम को कर भी ले रहे हो सही तरीके से तो इट वोंट बी अ गुड साइन। देन 15th क्वेश्चन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड आफ्टर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। ट्रू या फॉल्स? कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनको जो बनाया गया तो बहुत डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन करी गई, एक्सपेरिमेंट्स करा गया, वो भी कंट्रोल्ड कंडीशन में। सो येस, दिस आंसर इज ट्रू। सो ये थे 15 क्वेश्चन आज के वीडियो में। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें और कुछ क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के, उसके अलावा अकाउंटेंसी के। सो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।